नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आप द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज है 13 दिसंबर, देखते हैं आज हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तथास्तु की तरफ से प्री श्योर की टेस्ट सीरीज चल रही है 15 दिसंबर से। अगर जो भी कोई इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा है तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है अपने पास जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच 10 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं। और जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है वो मनोज सर से अपना ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। और ये बैच शुरू हो रहा है 28 जनवरी से। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत उपयोगी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ कि आज हमारे पास न्यूज़ इंडेक्स में क्या है। तो आज हमारे पास 2 न्यूज़ हैं, चलिए कोई बात नहीं। पहली न्यूज़ है कि आधुनिक युग में मानव अधिकारों पर खतरा, ठीक है, ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ है वैश्विक सौर ऊर्जा रुझान। इन दोनों न्यूज़ के बारे में देखेंगे कि अभी 10 दिसंबर निकला है ना, जिसको हम मानव अधिकार दिवस कहते हैं, मानव अधिकार दिवस कहते हैं, ठीक है। तो इस दिन के उपलक्ष्य में मानव अधिकारों के ऊपर जो आने वाले खतरे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का जीवन अब निजी तौर पे कुछ नहीं रह गया, सब कुछ एआई जनरेटेड और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है ना, मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं इस इवेंट में मानव अधिकारों के ऊपर जो भी कुछ आँच आ रही है उनके बारे में बात करी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों, जो मानव के अधिकार हैं उनको हनन पहुंचा रही है। अब ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूज़ का संदर्भ क्या है। ये कार्यक्रम मानव अधिकार दिवस पर है ना, मानव अधिकार के दिवस पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, किसके आयोग के द्वारा मानव 10 दिसंबर को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। अब राष्ट्रपति ने मानव अधिकार स्वास्थ्य के मुद्दों, किन किन मुद्दों की बात की उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहली चीज थी स्वास्थ्य मुद्दे, दूसरी चीज थी साइबर अपराध, तीसरी चीज थी जलवायु परिवर्तन, है ना, कि इनकी वजह से मानव अधिकारों के लिए नए और उभरते खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इनको डिकोड करते हैं। स्वास्थ्य मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, यानी कि अब व्यक्ति के पास ना बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड है, ठीक है, सभी बहुत ज़्यादा बिजी है ना, अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसमें बहुत बिजी हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आजकल बर्नआउट जैसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि इंसान को अपने आप को रिफ्रेश करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। उसका परिणाम क्या निकलता है कि परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति मानसिक तौर पे अस्वस्थ महसूस करता है ना, जो कि कहीं ना कहीं उसके अधिकारों से हटके हो गई चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है साइबर अपराध। साइबर अपराध का हम इस तरह से विवरण देंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है ना, और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा है ना। जिस तरह से कई सारी चीज़ों में आजकल हम उदाहरण देखते ही हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो के द्वारा आप कभी भी किसी का भी फेस लगा सकते हो, है ना, किसी की भी आप निजी ज़िंदगी के साथ किस तरह का भी खिलवाड़ कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो साइबर अपराध के रिलेटेड आएंगी। जलवायु परिवर्तन, हम हमेशा से देखते चलते आ रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर ऊपर गया तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा कि जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, है ना, और कहीं ना कहीं जो जलवायु है हमारी वो असंतुलन होगी। तो कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सीधा मानव के ऊपर ही तो इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये मानव अधिकारों के लिए अच्छा नहीं है ना। तो हम इनडायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मानव अधिकारों को किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि न्यूज़ का जो कंटेक्स्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं और किस बारे में बात की गई है कि इस कार्यक्रम में क्या बोला गया कि जो गिग इकोनॉमी है, देखते हैं अभी ये क्या है गिग इकोनॉमी। जो गिग इकोनॉमी श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में भारत के नेतृत्व पर भी चर्चा किया गया। अब देखो यहाँ गिग इकोनॉमी को अलग से डिफाइन किया गया है कि उसके बारे में अलग से बात करी गई है। पहले तो हम देखते हैं गिग इकोनॉमी होती क्या है। देखो एक ऐसी तरह की अर्थव्यवस्था जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग तौर पे जुड़े हुए हैं। फ्रीलांसिंग यानी कि अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ओला
जो ओला उबर हमारी कैब राइड्स जो हम लेते हैं, ओला उबर में क्या करता है, ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इन ऐप के माध्यम से धन को अर्जित कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है। तो ये जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं फिक्स नहीं है, ये कल को कहीं और अच्छा मिलेगा मौका या फिर अच्छा पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ये इस चीज़ को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। जैसे जोमेटो वाले हो गए, स्विगी वाले हो गए, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं। तो ये जो सारी जो चेन अब चल रही है एक नई, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन है उसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी, जहाँ पे लोग ऐसा फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको इन एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन एग्जाम्पल से हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं और कहीं ना कहीं उनका सामना भी करते हैं, ठीक है। श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व पर भी चर्चा की है। चलो ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि मानवाधिकार दिवस 2 डेट आएंगी हमारे सामने, ठीक है। एक डेट आएगी, जस्ट अ सेकेंड, एक डेट आएगी 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। एक डेट ये हो गई, इसके बारे में डीप में समझेंगे। और एक डेट आएगी हमारे पास 10 दिसंबर, ठीक है। पहले हम इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, क्या किया 1948 में, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, क्या, UDHR, किसके द्वारा, UN, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जस्ट अ सेकेंड, घोषणा किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर है। देखो कि UDHR को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल कब, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन को 1948 में, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने का वादा किया था, ठीक है, कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी गई थी, किसके द्वारा, UN के द्वारा। क्लियर है। तो 10 दिसंबर को इसलिए मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अब चलो एक डेट तो हो गई हमारे सामने कि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, इसलिए हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अब ये जो दूसरी डेट है हमारे सामने, ये क्या है, देखो ये जो डेट है वो मानव अधिकार आयोग बना था, मानव अधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग बना था, और मानवाधिकार आयोग बनाने के पीछे कारण क्या था, कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को बिल्कुल अच्छे से प्रदान किया जाए, सारे लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिए, गरिमापूर्ण जीवन जिए, है ना, उनके अधिकारों को समन्वय किया गया। तो इन सारे लक्ष्यों को देखते हुए मानव अधिकार आयोग बनाया गया, ठीक है। अब और क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर हमें सबको पता है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, है ना। क्लियर है। कब बनाया गया, 12 अक्टूबर 1993 को, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं इस चीज को, आगे क्यों जाना, कि मानव अधिकार आयोग, है ना, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग नहीं, मानवाधिकार और, है ना, मौलिक अधिकार, राइट, मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, बात तो दोनों अधिकार की कर रहे हैं, पर इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि मानव अधिकार का मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति, उसको इंसान के रूप में दिए जाने वाले अधिकार, रूप में दिए जाने वाले अधिकार, दिए जाने वाले अधिकार, राइट। और मौलिक अधिकार हम सब जानते हैं कि किसी देश में रहने वाले नागरिकों को सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार, के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार, उनको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। क्लियर है। मानव अधिकार क्या, आप एक नागरिक हो, नागरिक नहीं, आप एक इंसान हो और आपको इंसान के तौर पे जो भी अधिकार मिलनी चाहिए वो तो हो गए हमारे मानव अधिकार, यानी मानव के जो एक अधिकार होते हैं, वही सारी चीजें, एक गरिमापूर्ण जीवन जियो, स्वतंत्र तो आप जीवन जियो, अच्छी हवा आपका एक अधिकार हो गया। देखो सिमिलैरिटी भी है कुछ कुछ, पर अंतर ज्यादा जरूरी है, अंतर इतना है, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार वो ये किसी देश में रहने वाले नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार, ठीक है। जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार है, कौन से भाग में, भाग 3 में, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया होगा।
अब देखो सिमिलैरिटीज में तो बहुत कुछ है ना, कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, है ना, अनुच्छेद 19 की बात करें, सॉरी अनुच्छेद 19 की बात करें और अनुच्छेद हम 21 की बात करें, तो ये जो तीनों अनुच्छेद, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबको तीनों के बारे में पता होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो इन तीनों अनुच्छेद के बारे में दोनों ही क्या बोलते हैं, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों ही बात करते हैं, है ना, कि इन तीनों अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को संरक्षण और समन्वित किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे हम अब बढ़ते हैं, हो गया हमारा बेसिक। अब हम थोड़ा अपनी न्यूज कंटेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हुआ, पहले हमने समझ लिया कि पृष्ठभूमि क्या थी, कि 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों, सम्मान और समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर है कि सभी व्यक्तियों को सम्मान दिया जाए, उनको समानता दी जाए। तो ये जो उसके की फैक्टर्स है वो किसके हैं, वो मौलिक मानवाधिकारों को दिया जाता है। ठीक है, अब इनमें उभरते हुए खतरे देखते हैं। ये तो जो हमारा एम है वो एम बहुत अच्छा है, पर लेकिन चैलेंजेस भी तो हमारे सामने आएंगे। तो वो चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है वो है साइबर अपराध। साइबर अपराध में क्या, अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे। पहला है साइबर बुलिंग, ठीक है, दूसरा है डीप फेक, तीसरा है गोपनीयता भंग, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा क्योंकि ये शब्द से भी समझ में आ रहा है। चौथा है गलत सूचना जैसे कई डिजिटल स्पेस में विश्वास को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कि देखो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, अब वही कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के ऊपर एक खतरा बन के मंडरा रहा है। क्लियर है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया, कि मान लो कोई एक व्यक्ति ए है ना, उस ए व्यक्ति को कोई बी व्यक्ति, है ना, क्या कर रहा है, साइबर के तौर पे, साइबर की अंतर्गत उसको धमकी दे रहा हो, है ना, उसको उल्टी सीधी बातें बोल रहा हो। बुलिंग करना है यानी कि उसको बुलिंग कर रहा है ना, धमकियां दे रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। अब डीप फेक क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, डीप फेक का मतलब हो गया किसी व्यक्ति, सिंपल भाषा में समझे तो हम किसी व्यक्ति की कोई गलत वीडियो बन जाए। ठीक है, डीप फेक यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में जाके एकदम फेक, यानी कि सब कुछ गलत गलत चीजें हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डीप फेक। गोपनीयता भंग यानी कि मान लो आपका जो अकाउंट नंबर है ना, अकाउंट नंबर है या फिर वो कहीं आपका किसी ने लीक कर दिया हो, या फिर एक चीज और आजकल देखने को मिलती है कि आपका कोई दोस्त है, आपको कोई मैसेज कर रहा है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, पर लेकिन वो सच में आपका दोस्त नहीं होता, वो कुछ और ही चल रहा होता है। तो इस तरह की जो आपकी प्राइवेसी है, गोपनीयता जो है वो भंग हो रही है, किसकी वजह से, साइबर अपराध की वजह से। चौथी चीज गलत सूचना जैसे डिजिटल स्पेस, है ना, गलत सूचना अगर आपको दी जाए डिजिटल स्पेस के माध्यम से, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, साइबर स्पेस में आएंगी, साइबर अपराध में आएंगी, आई एम सॉरी। तो दूसरी चीज इसके बारे में हम बात करें तो वो है जलवायु परिवर्तन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ऐतिहासिक और वर्तमान प्रदूषकों के कारण होने वाला पर्यावरणीय क्षरण असुरक्षित आबादी को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है ना। अगर एक बात बताओ, हम इतना डिस्कस करते आ रहे हैं, हमने कोप 29 देखा है ना, हमने कोप 28 देखा, पूरा इतिहास देखा, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, प्लास्टिक ट्रीटी देखी, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें एक ही चीज बताती हैं कि अगर जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ तो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा, तो वो इफेक्ट करेगा हमारे विकसित नहीं विकासशील देशों को, है ना। और उसके पीछे कारण क्या होगा, कारण एक यही है कि अब हम विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, पर हमारे द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है उसको अब रोका जा रहा है और हमें तकनीक और वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बात इसमें भी यही बता रहा है कि अगर पर्यावरण में परिवर्तन किसी भी तरह का होता है तो उसको फेस करेंगे विकासशील देश या फिर गरीब देश। क्यों, क्योंकि उन सारी चीजों से निपटने के लिए, यानी परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे पास ना तो वित्त की इतनी ज्यादा सुविधा उपलब्ध है, ना ही तकनीकी सहायता उपलब्ध है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के क्या बारे में बात करता है कि बढ़ती गिग इकोनॉमी और सामाजिक दबाव तनाव के स्तर को बढ़ा रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो मेंटल जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इंडिया में उसको स्वास्थ्य को
हम पहली चीज तो ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या फिर किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है तो हम मान लेते हैं कि नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। पर लेकिन सच में उसको जरूरत है ना, कोई बात करे या फिर किसी तरह की मानसिक चिकित्सक के द्वारा अगर मिला जाए तो उस चीज से वह व्यक्ति निजात पा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत सीरियस कंडीशन है जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। प्रमुख मुद्दे देखते हैं। मुद्दे हमने देखे, साइबर अपराध और डिजिटल युग। चुनौतियां कहाँ आ रही हैं कि ऑनलाइन साइबर बुलिंग और उत्पीड़न हो रहा है। डीप फेक के बारे में बताया, एआई जेनरेटेड कंटेंट है ना, गलत सलत कंटेंट आपको एआई के द्वारा अगर बना के अगर आप उसको अपलोड कर रहे हो तो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। और निगरानी पूंजीवाद के उदय के साथ गोपनीयता की चिंता है, नकली समाचारों का प्रसार और समाजों का ध्रुवीकरण। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है हमें चुनौतियां बन के हमारे सामने आ रही हैं और मानवाधिकार को हनन कर रही है। दूसरी चीज कौन सी है कि मानसिक स्वास्थ्य और गिग इकोनॉमी। ये क्या बता रहा है कि गिग कर्मचारी को नौकरी की असुरक्षा, लाभों की कमी और लंबे समय तक काम करने का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गिग जो वर्कर्स होते हैं उनका कुछ फिक्स नहीं होता कि वो कहाँ काम करेंगे, उनको अपनी जॉब को लेके हमेशा असुरक्षित महसूस वो होते ही होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, जिससे क्या होता है, तनाव होता है, बर्नआउट होता है और क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य कंकाल अभी भी उच्च स्तर पर है जो खुली बातचीत और समाधान को रोकता है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ अगर किसी को मान लेते कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो हम उसको मानते हैं कि वो पागल हो गया है ना, कह देते हैं कि इसको पागल खाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पर बहुत ही कलंकित वाली बात हो जाती है। पर लेकिन सारी चीजें सेम नहीं होती, सब चीजों के स्टेजेस होते हैं और अगर उनको स्टेज के माध्यम से ही रोक दिया जाए तो कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से निजात पा सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, तीसरी चीज हमें क्या बता रही है, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए खतरा है। ये कैसे है? चुनौतियां क्या हैं? बढ़ते समुद्री जल स्तर, चरम मौसम की घटनाओं के कारण विस्थापन। बताया मैंने आपको कि जब जलवायु में परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जलवायु में चेंजेस होंगे बहुत सारे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन का बोझ विकासशील देशों पर असमान रूप से पड़ रहा है, जबकि ऐतिहासिक प्रदूषक जवाबदेही से बचते हैं। इनडायरेक्ट बात वही कही जा रही है, मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूं कि जो जवाबदेहिता विकसित देशों की बनती है वो अब अपनी उत्तरदायित्व से दूर हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा बोझ किसके कंधों पे आ चुका है? विकासशील देशों के कंधों पे आ चुका है। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है। चलो पॉजिटिव तो हम अगर मोटा मोटी देखें तो यही समझ में आता है कि एटलीस्ट इन सारे मुद्दों के बारे में किसी मंच पे बात हुई है ना। अगर बात हुई है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो जरूर निकलेगा। पहला हम सकारात्मक पॉइंट देखते हैं कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। थोड़ा पेशेंस रखना, हम समझेंगे ये क्या है। जैसे पहलों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई में भारत का नेतृत्व। चलो पहले यही समझते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव होता क्या है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव लिख दो, इतना समझ में आ जाएगा। चलो देखो ये क्या होता है, जैसे कि मान लो 3 कंपनी है A, B और C, ठीक है। ये जो तीनों कंपनी है इनको बोला गया है कि आप कंपनी मान लो, कंपनी मान सकते हैं उद्योग हो, ठीक है, किसी तरह का संगठन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर इन तीनों को A को, B को और C को ये कहा गया है कि आप अपने उद्योग में इस तरह की तकनीकी का प्रयोग करो जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक हो, टेम्परेचर ना बढ़े, एमिशन ना हो। तो ये सारी जो गतिविधियां अगर आप अपने उद्योगों में या संगठनों में प्रयोग करते हैं तो हम आपको बदले में क्या देंगे? हम आपको बदले में देंगे क्रेडिट और क्या देंगे? अंक देंगे। क्लियर है? तो यही है क्या? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, है ना, कि कहीं ना कहीं इस तरह का इनिशिएटिव हमने उठाया है। जो उद्योग हो या संगठन हो उनको ये कहा जाता है कि आप इस तरह के कदम उठाओ कि आप जलवायु परिवर्तन को और ज्यादा बिगाड़ने में नहीं बल्कि उसको बचाने में आप हमारी मदद करो और हम बदले में आपको देंगे क्रेडिट और अंक। मैं उम्मीद कर रही हूँ एकदम आसान भाषा में मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से कलंक कम होता है और क्या होता है? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। वही बात जो मैंने आपको बताई। तीसरी चीज है डिजिटल सुरक्षा उपाय, डिजिटल स्पेस में विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल तकनीकी सुरक्षा उपाय से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें ठोस कदम भी उठाना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि बात चली है, यही बहुत बड़ी बात है ना। और कहीं ना कहीं अगर समस्या सामने आई है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। नकारात्मक पक्ष देखते हैं कि साइबर अपराध और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां जो कि हमारे सामने आ रही हैं। दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन नीतियों के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग और प्रवर्तन की आवश्यकता। क्या?
कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें और ज़्यादा मजबूत और बहुत बेहतर नीतियां लेके आने की ज़रूरत है ना, ताकि जिसमें कन्फ्लिक्ट ना हो और विकसित और विकासशील देश साथ में मिलकर काम कर सकें, जिससे जो बहुत ही गरीब देश हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ मिले और विकासशील देशों का भी विकास हो सके, राइट। तीसरी चीज़ है गिग अर्थव्यवस्था में तेजी। ये क्या है कि गिग अर्थव्यवस्था में तेजी के विकास के लिए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत नियामक ढांचा। अब जब किसी व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चल रहा है, पता नहीं मेरी जॉब फिक्स है या नहीं, मैं कब निकाल दिया जाऊंगा या फिर मुझे क्या होगा आगे, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हमें अच्छे नियामक ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जो कि उनके लिए एक सुरक्षा लेके आएगा। अन्य उदाहरण कौन से? अब जैसे यूरोपीय संघ का GDPR, ये क्या करता है? गोपनीयता सुनिश्चित करने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्या है, एक मॉडल है, ठीक है। दूसरा है न्यूजीलैंड के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, कार्यस्थल की भलाई और कलंक को कम करने पर केंद्रित। समझ रहे हो कि अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो पहले से ही चल रहा है कि कलंक है, जो कि नहीं। मानसिक स्वास्थ्य से अगर संबंधित किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो उसका निवारण हो सकता है, ठीक है, उसका निवारण हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तीसरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते आते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास है जिससे भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसको रोकने के बारे में पेरिस समझौता बात करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकार हो, जो कि क्या करते हैं कि सख्त डेटा गोपनीयता कानून, है ना, कि ऐसा कुछ हो ही ना कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो, है ना, जिससे बाद में परेशानियां हमारे सामने आए। और साइबर अपराध को रोकथाम के लिए ढांचे को लागू करना चाहिए। दूसरी चीज, नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और AI के जिम्मेदार उपयोग के बारे में शिक्षित करो। देखो, अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब हम उस टेक्नोलॉजी का सही से यूज कर पाएंगे, वरना हम वही चीज हो जाएगी कि हम किसी अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, राइट। अब मानसिक स्वास्थ्य नीतियां, ये क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दे, साथ ही साथ कार्यस्थलों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों को अनिवार्य करें, विशेष रूप से गिग इकोनॉमी है, ठीक है। तीसरी चीज जलवायु कार्रवाई। COP28 कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धता को मजबूत करने, सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दे। आप लोग कमेंट करेंगे मुझे COP29 कहाँ हुआ था हाल ही में। चलो आगे देखते हैं। एक हमारा UPSC मेंस का प्रश्न है कि डिजिटल युग ने परिवर्तनकारी अवसर तो लाए हैं, लेकिन साइबर अपराध और गलत सूचना, गोपनीय संबंधी चिंताएं जैसी जटिल चुनौतियां भी सामने आई हैं। अब इस पर हमें चर्चा करना है कि चुनौतियां भारत में मानव अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं और इनसे निपटने के लिए हम क्या क्या सुझाव ला सकते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 250 शब्द में आराम से, ये जो प्रश्न है वो हमारी रेंज में ही है, ठीक है। चलो, इस तरह से अपना कंप्लीट होता है पहला आर्टिकल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो क्या कहता है कि वैश्विक सौर ऊर्जा रुझान, सौर ऊर्जा के बारे में कुछ बताता है। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है ये। देखो, न्यूज का कंटेक्स्ट क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं कि 5 नवंबर 2024, ठीक है, को क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, ने वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 जारी की है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या कि 2000 में वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता 1.22 गीगावाट थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई है 1419, कब 2023 में। और ये लगभग 36% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। सौर ऊर्जा अब विश्व में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता की 3/4 हिस्से में क्या कर रही है, योगदान दे रही है। यानी ये कितनी अच्छी बात है ना। कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं। सौर ऊर्जा अब विश्व भर में कुल कितने नवीकरणीय ऊर्जा का कितना क्षमता का 1/4 हिस्सा में योगदान दे रही है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। नई सौर प्रौद्योगिकी हम लेके आए हैं, वो क्या होती है कि क्वांटम डॉट सौर सेल। ये क्या होती है, पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वांटम डॉट सौर सेल क्या होती है। देखो, अभी तक हम जब सौर ऊर्जा का अगर हम बिजली बना रहे थे तो उसमें हम यूज कर रहे थे सिलिकॉन प्लेट, ठीक है। लेकिन अब जब से ये सौर डॉट सेल आई है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड, एक जो नैनो कण होते हैं, है ना, तो इन नैनो कणों का प्रयोग करते हैं हम बिजली बनाने में, ठीक है, बिजली बनाने में। फायदा यही होता है
बिजली बनाने में इनको, इन नैनो कणों को हम अब बिजली में परिवर्तित कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सस्ती भी है और एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इनहेंसिव है ना, आपको बिजली प्रदान करती है। क्लियर है? पहले हम इसका प्रयोग कर रहे थे, अब हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक नई सौर प्रौद्योगिकी है, कौन सी? क्वांटम डॉट सौर सेल। अब ये क्या बताता है कि 18.1% दक्षता प्राप्त करने वाली ये तकनीक है, ये क्या करती है? सौर ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला रही है, यानी कि आपको सौर ऊर्जा उत्पादन करके पहले से काफी अधिक दे रही है। दूसरी चीज, स्वयं रिपेयरिंग पैनल, यानी कि अगर खराब हो जाए तो खुद से रिपेयरिंग करी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि हम मंगलयान मूवी में देखते हैं कि जब सैटेलाइट ऊपर जाता है तो उसमें एक सैटेलाइट का कोई एक पार्ट होता है जो डैमेज होता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद से रिपेयर करने लग जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि रखरखाव लागत कम करने और पैनलों की आयु को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का ये हम नई टेक्नोलॉजी सौर ऊर्जा में लेके आए हैं। तीसरी चीज है सौर ऊर्जा आधारित खनन। ये क्या होता है? पौधों के माध्यम से मिट्टी से धातुओं का सौर ऊर्जा द्वारा निष्कर्षण किया जा रहा है। चौथी चीज, भवन एकीकृत फोटोवोल्टिक्स। ये क्या कहता है कि पारदर्शी सौर पैनल और सौर पथ पैवर भवनों में ऊर्जा को कुशलता से एकीकृत कर रहे हैं। क्लियर है? आगे हम लास्ट चीज देखते हैं अपनी, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी। सौर पैनलों में पुनः उपयोग और पर्यावरण प्रभाव को कम करने में प्रयासरत है। देखो, ये जो दो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई है, ये कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण है उसको, दोनों ही पर्यावरण में जो प्रदूषण फैले तो उसको बचाने के लिए काम करेंगे, पर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखो, रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि देखो, इसका मतलब होता है कि जो वेस्ट सामग्री है, ठीक है, वेस्ट उत्पाद है, उसे हम पुनर्चक्रण करें, उसका हम रिसाइकिल करें। ठीक है, पर सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है कि आप इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन जो आपका उत्पाद है उसे आप ऐसा बनाओ ना कि वो लंबे समय तक चले, है ना, और साथ ही साथ क्या हो कि वो उत्पाद जो हो वो क्या करे कि कम से कम वेस्ट हमें देके जाए। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इसमें हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वेस्ट बच रहा है तो हम उसका पुनर्चक्रण कर देंगे, और सर्कुलर इकोनॉमी में कहता है कि नहीं, हम ऐसा उत्पाद बनाएं जो लंबे समय तक चले और कम से कम वेस्ट हमें प्रदान करे। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए हेल्पफुल है। मैं उम्मीद कर रही होंगी दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं घटती लागत का प्रभाव। ये क्या है कि 2024 में वैश्विक सौर पीवी की औसत लागत कितनी है? 40 मेगावाट रही। भारत ने 34 मेगावाट की सबसे कम लागत हासिल की और सौर ऊर्जा तकनीक में निवेश 2024 के अंतर 500 बिलियन से अधिक का अनुमान है। ये हम अनुमान लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब वैश्विक बाजार की स्थिति क्या है वो भी हमें देखना जरूरी है। अब चीन ने क्या किया है कि चीन वैश्विक सौर क्षमता का कितना 43% यानी कि 609 गीगावाट योगदान देता है। अमेरिका कितना 10% है ना, और जिसका कितना हो गया 137.73 गीगावाट हो गया, और भारत हो गया, जर्मनी, जापान कितने दे रहे हैं 5 से 6% की हिस्सेदारी दे रहे हैं। चीन सौर निर्माण में भी अग्रणी है, जिसमें 97 वेफर, 89% सेल और 83 मॉड्यूल उत्पादन में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका कि 2023 में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 7.1 बिलियन नौकरियां उत्पन्न हुई। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब ये आपको एम्प्लॉयमेंट प्रदान भी कर रहा है, और क्या कर रहा है कि सौर सिंचाई प्रणाली खेती में बदलाव ला रही है। राइट, आगे एग्रीवोल्टिक जैसे मॉडल कृषि और ऊर्जा उत्पादन को जोड़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी सही दिशा में जाए। देखा, एक तरफ हम देख रहे थे कि वहां साइबर अपराध हो रहा था टेक्नोलॉजी की वजह से, और एक यहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को कितना लाभ हो रहा है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। कहाँ थे हम? अब हम देखते हैं अपना आगामी कदम कि नई सौर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और वित्तीय संसाधन सुलभ बनाना विशेषकर विकासशील देशों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अक्षय ऊर्जा में समावेशी विकास संभव हो सके। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के पीछे अपना क्या एस्पेक्ट था हमने समझा, सर्कुलर और अपना रिसाइकिल के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमने देखा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो हमारे लिए देखते हैं कि हमारी आर्टिकल पढ़ने हमारे रेंज में आया या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सौर प्रौद्योगिकी विश्व सौर रिपोर्ट 2024 में उभरते नवाचारों के रूप में उजागर की गई है? पहली चीज थी क्वांटम डॉट सौर सेल, जिसके बारे में हमने बताया ये नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कण के द्वारा क्या करता है, बिजली का उत्पादन होता है, जिससे क्या हो गया, ये बिजली उत्पादन में क्या हो रही है, क्रांति आ रही है ना। दूसरी चीज हमने देखा बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, इसके बारे में हमने देखा।
तीसरी चीज देखी फ्लोटिंग सोलर सेल। फ्लोटिंग सोलर सेल मतलब कि आप ना जैसे मान लो कोई नदी है, तालाब है, तो वहां भी आप सोलर सेल को सेट कर पाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जगह की प्रॉब्लम नहीं रहती, जहां आपको धूप मिल रही है वहां बिजली बन रही है, कितनी अच्छी चीज है। चौथा है कि स्वयं मरम्मत करने वाले सौर पैनल, है ना। कोड देखना है हमको, नीचे देखिए, अगर कोड आपके उपयोग के लिए सही उत्तर चुने, केवल 1 और 2, 1 2 4, 2 3 4 और उपरोक्त सभी। आप उम्मीद करते हो आप सभी अपना जो आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये खबर उपयोगी लगी होगी। थैंक यू सो मच।